नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंपनियों के एकीकरण की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। इससे पीछे के 2 वीडियोस में हम एकीकरण का इंट्रोडक्शन और परचेज़ कंसिडरेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एकीकरण 2 तरह का होता है, विलय की प्रकृति का और दूसरा क्रय की प्रकृति का। तो पहले हम बात करेंगे विलय की प्रकृति के एकीकरण की लेखांकन प्रक्रिया की। जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है, ऐसी स्थिति में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी कि हितों की एकत्रीकरण विधि के अनुसार लेखांकन किया जाता है। ये जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, इसके अनुसार जो परचेजिंग कंपनी है उसके पुस्तकों में वेंडर कंपनी की सभी एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पर लिया जाता है। इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं, जो रिजर्व्स हैं, सरप्लसेस हैं, उन्हें भी उनकी बुक वैल्यूज़ पर ही लिया जाता है। दूसरा, एकीकरण के ठीक बाद क्रेता कंपनी के बैलेंस शीट में विक्रेता कंपनी के लाभ हानि खाते के शेष को क्रेता कंपनी के लाभ हानि खाते के शेष के साथ मिलाकर लिखा जाए। और दूसरा, इसी प्रकार सभी जो संचय हैं उनको भी इकट्ठा कर कंसोलिडेट करके प्रकट किया जाए। एक इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित अंश पूंजी में कोई अंतर है तो उसे रिजर्व्स में एडजस्ट किया जाए। यहाँ पर क्या मतलब है कि जो परचेजिंग कंपनी है उसने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ भुगतान किया होगा, तो यदि ऐसा भुगतान उनकी पूंजी से अधिक या कम किया गया है तो उस अंतर की राशि को रिजर्व्स में समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम एंट्रीज़ की बात करते हैं कि किस प्रकार जो है जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं विक्रेता यानी कि हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ। इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो विक्रेता कंपनी है, क्योंकि वो अपना व्यापार क्रेता कंपनी को बेच रही है, तो उसे अपने जितने भी खाते खुले हैं उसकी बहियों में उन्हें बंद करना होगा। तो पहले हम संपत्ति पक्ष के सभी मदों को बंद करेंगे, सभी मदों के खातों को बंद करेंगे। इसमें सारे ही खाते, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हों, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हों, चाहे वो फिक्शिशियस एसेट्स हों, सभी अकाउंट्स को बंद करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट्स के जो खाते होते हैं उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो जब हम उनको क्लोज़ करेंगे तो एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहाँ पर कोई जो भी एसेट है उसके नाम से हम एंट्री करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलर एसेट लिखा है। तो जो भी संपत्ति है उसका नाम, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू लैंड, वॉट एवर इट इज़, तो ये जो आपको एंट्री करनी है बुक वैल्यू से करनी है। दूसरा, जैसे हमने एसेट साइड के सभी आइटम्स के खाते बंद किए हैं, वैसे ही लायबिलिटी साइड की सभी मदों के खाते भी बंद किए जाएंगे, लेकिन शेयर कैपिटल को छोड़कर। तो लायबिलिटीज़ के, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो अगर हम लायबिलिटीज़ के खातों को क्लोज़ करना चाहते हैं तो हमें उन्हें डेबिट करना होगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री होगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, प्रोविजंस अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो भी प्रॉफिट होगा उसको डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी आपको पुस्तक मूल्य से ही करना है। लायबिलिटीज़ में जो भी लायबिलिटी का नाम होगा, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, व्हाटएवर, उसके नाम से आप करेंगे। तो इस तरह से आप ये एंट्री पास कर देंगे, जिससे कि सभी लायबिलिटीज़ के खुले हुए खाते बंद हो जाएंगे। तीसरा, क्रय प्रतिफल देय होने पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब विक्रेता कंपनी अपना व्यापार क्रेता कंपनी को बेच रही है, तो ऑब्वियसली उसके बदले में उसे क्रेता कंपनी से कोई पेमेंट प्राप्त होगी। इसी पेमेंट को हम क्रय प्रतिफल कहते हैं। तो क्रय प्रतिफल को ड्यू करने के लिए परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन क्रय प्रतिफल प्राप्त होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। क्रय प्रतिफल जो है वो हमें किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। नकद है, नकद के रूप में प्राप्त हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में प्राप्त हो सकता है, इक्विटी शेयर के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो जैसी भी स्थिति हो क्वेश्चन में, उसके अनुसार आप डेबिट कर देंगे और टू परचेजिंग कंपनी।
नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र करने पर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। नेक्स्ट, जो हमें क्रेता कंपनी से प्रेफरेंस शेयर्स मिले हैं उन प्रेफरेंस शेयर्स को विक्रेता कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को देती है, उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को विक्रेता कंपनी में उनकी अंश पूंजी से ज़्यादा या कम राशि का भुगतान किया जाता है तो अंतर की राशि को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट जैसी भी स्थिति हो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इक्विटी अंश पूंजी इक्विटी अंशधारियों को हस्तांतरित करने पर। जैसे अभी हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, ठीक वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका बैलेंस ज्ञात कर लेते हैं। यदि ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है तो इस खाते को बंद करने के लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यदि इस खाते का बैलेंस डेबिट होता है तो इसका मतलब हानि है, तो हानि की स्थिति में खाता बंद करने पर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसी भी स्थिति हो, वसूली खाते में लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास कर देंगे। और अंत में क्रेता कंपनी से प्राप्त प्रतिफल इक्विटी अंशधारियों को देने पर, तो क्रेता कंपनी से हमें जो भी इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं या जो नकद में राशि प्राप्त हुई है उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी टू बैंक। और इस एंट्री के साथ ही विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में खुले हुए समस्त खाते स्वतः ही बंद हो जाएंगे। दूसरा है इसमें कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियाँ की जाएंगी। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पहली प्रविष्टि संपत्तियों और दायित्वों की लेने की जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू रिजर्व्स टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। एसेट्स को आप डेबिट करेंगे जो जो संपत्तियां ली गई हैं उनके नाम लिख करके उनके पुस्तक मूल्य से। लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट करेंगे जो भी लायबिलिटीज़ ली गई हैं उनको बाय नेम लिखेंगे और उनके बुक वैल्यूज़ लिखेंगे। फिर जो भी रिजर्व्स लिए गए हैं पुस्तक मूल्य या समायोजित मूल्य जैसी भी स्थिति हो, और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी में क्रय प्रतिफल की राशि। दूसरा, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को पेमेंट करने की एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। तो लिक्विडेटर को जो पेमेंट की गई है वो जिस भी फॉर्म में की गई है, कैपिटल की फॉर्म में की गई है तो टू कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर शेयर्स जारी किए गए हैं तो आप इसमें लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और यदि कोई राशि नकद भुगतान किया गया है तो कैश या बैंक जैसी भी स्थिति हो। इस विधि में जो परचेजिंग कंपनी है उसकी पुस्तकों में इस खरीदने की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की गुडविल या कैपिटल रिजर्व उत्पन्न नहीं होता। विक्रेता कंपनी की शेयर कैपिटल और क्रेता कंपनी के द्वारा चुकाए गए परचेज कंसिडरेशन की राशि में यदि कोई अंतर होता है तो उसे हम रिजर्व्स में एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि जो दूसरा मेथड है वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो हम क्रय की प्रकृति के एकीकरण में बात करेंगे वहाँ पर क्रय की प्रविष्टि के अंदर ख्याति या कैपिटल रिजर्व पैदा हो सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रय की स्थिति का जो क्रय की प्रकृति का जो एकीकरण है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।